तुम क्यों हार गई खुशी? खुशी मेरे बचपन की सखी थी। कक्षा 6 से बीए तक हम एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। कस्बे के एकमात्र कॉलेज में पढ़ने के लिए वो मीलों दूर अपने गांव से आती थी। कस्बे में घर होने के कारण मैं आने जाने की परेशानी से मुक्त थी। वह इसे मेरा भाग्य कहती। वह घोर भाग्यवादी थी। उसके अलावा मेरी एक और सखी मीता भी थी। वह दूसरे गांव से आती, पर जमींदार परिवार की होने के कारण उसके पास आने जाने के साधन थे। बाद में वो साइकिल से आने जाने लगी। उसके पिता हमारे कॉलेज में ही लेक्चरर थे। खुशी के चाचा भी कॉलेज में प्रवक्ता थे, पर उसके पिताजी अमीरों के घर पूजा पाठ कराने का काम करते थे। उसके परिवार में कुल 7 लोग थे और कमाई नाम मात्र की। खेती बाड़ी और चाचा जी की मदद से किसी तरह बच्चों की शिक्षा व परवरिश हो रही थी। बड़े भाई एमए करके भी बेरोजगार थे। साथ ही उनकी शादी भी हो गई थी। उनकी माँ बहुत दुखी रहा करती, क्योंकि उसके पिता अपनी जिम्मेदारियों को लेकर सीरियस नहीं थे। खुशी खुद को अभागिन कहती थी। मैं उसे समझाती, कॉलेज के दिन भरपूर ऊर्जा, उमंग और सुनहरे सपनों के दिन होते हैं। हम तीनों ही पढ़ाई में होशियार थे, इसलिए अध्यापकों के प्रिय थे। मीता और मैं दोनों शरारती भी कम नहीं थे। हर बात पर हंसते खिलखिलाते, पर खुशी अक्सर उदास रहती। वह हमेशा बड़ी बूढ़ियों की तरह बात करती। हम उसके दुख की तह तक नहीं पहुंच पाते थे। तीनों का एक दूसरे के घर आना जाना भी खूब होता। एक दूसरे के घर रुक भी जाते। खुशी के भाई के गौने में हम 2 दिन उसके गांव में रुक गए थे। घर में गरीबी साफ दिख रही थी। मीता के गांव में मुझे जो मज़ा मिलता था, वो खुशी के गांव में नहीं मिलता था। मीता के घर जाते हुए हम उसके खेतों से ढेर सारे मटर तोड़कर ले जाते और उसकी स्वादिष्ट घुघनी छनकर खाते। उसके बाग में बड़हल, फालसे, आम, जामुन, लीची के बहुत सारे पेड़ थे। हम पूरे दिन बाग में घूमते और फल तोड़कर खाते। एक नदी भी थी, जिसके किनारे एक नाव लगी रहती। हम नाव में बैठकर थोड़ी दूर सैर भी करते। कभी कभी हम झगड़ा भी कर लेते और कई दिन तक एक दूसरे से रूठे रहते। यह सब कुछ हाई स्कूल के बाद छूट गया। बड़ी हो गई हो कहकर सखियों के गांव में रुकने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, पर दिन में हम एक दूसरे के घर आते जाते रहते। हाई स्कूल में हम तीनों ने खूब मेहनत की। मैंने कॉलेज टॉप किया। मीता भी प्रथम श्रेणी ले आई, पर खुशी मात्र 8 नंबर से प्रथम नहीं आ पाई। वह खूब रोई और खुद को अभागी कहने लगी। इंटरमीडिएट में भी यही क्रम रहा। वह और दुखी हो गई। बीए में तीनों के बीच फिर प्रतिस्पर्धा थी, पर अब मेरे घर की परिस्थितियां मुझे परेशान कर रही थी। पिताजी बीमार हो गए थे। छोटी सी चाय की दुकान से 6 भाई बहनों की पढ़ाई और खाना खर्चा चलाना मुश्किल था, इसलिए मेरी पढ़ाई छुड़वाने की बात हो रही थी, पर मैं पढ़ाई छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। खुशी के भाई की नौकरी अभी तक नहीं लगी थी, जबकि वो 2 बच्चियों का पिता बन चुका था। मीता अब भी हमसे बेहतर स्थिति में थी। खुशी और मुझ में बस यह अंतर था कि मैं उसकी तरह हार मानकर भाग्य को नहीं कोसती थी। संघर्षों में मेरा विश्वास था, पर खुशी हर बात में भाग्य को कोसती और हार मान बैठती थी। हमारी परीक्षाएं निकट थी। हम जी जान से अपनी पढ़ाई करने लगे। परीक्षा समाप्त कर मैं नानी के घर चली गई। रिजल्ट निकला। इस बार खुशी ने बाजी मार ली थी। उसके नंबर हम दोनों से ऊपर थे, पर इस खुशी को देखने सुनने के लिए खुशी ही नहीं थी। नानी के घर से लौटने के बाद यह दुखद खबर मुझे मिली कि खुशी ने आत्मघात कर लिया है। वह अपने गांव के समीप बहने वाली नहर में कूद गई थी। उसकी लाश गांव से मीलों दूर नहर में एक जगह फंसी मिली थी।
खबर पाकर उनके पिता और भाई गए, पर उसे घर नहीं लाए, बल्कि जिस मोड़ पर उसकी नाव अवरुद्ध हुई थी वह रास्ता खोलकर उसे नहर में आगे बढ़ा दिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि खुशी के लंबे घने केस पानी की सतह पर लहरा रहे थे। लग रहा था जैसे कोई जलपरी तैर रही है। थी भी वो बहुत ही सुंदर, गौरवर्ण, लंबे केस के साथ बड़ी बड़ी आंखें और सुंदर सुडौल शरीर। हम उसे हेमा मालिनी कहकर छेड़ते थे। जवान लड़की की आकस्मिक मृत्यु पर अफवाहें भी बहुत उड़ाई जाती हैं। एक अफवाह यह थी कि खुशी का किसी अधिकारी के घर आना जाना हो गया था, उसने उसके साथ कुछ बुरा कर दिया। दूसरी अफवाह थी कि प्रेम में उसने असफलता मिली, प्रेमी द्वारा शादी से इनकार से वह टूट गई थी, इसलिए उसने अपनी जान दे दी। तीसरी अफवाह ये कि वह किसी के साथ कहीं चली गई है और जिंदा है, पर घर वालों ने उसे मरा घोषित कर दिया। ऊंची जाति के नाक का प्रश्न जो था, पर इन अफवाहों को मैंने सिरे से खारिज कर दिया। मुझे खुशी पर खुद से ज़्यादा विश्वास था। मैंने सबसे कहा कि एक बार मैं गलत हो सकती हूँ, पर खुशी नहीं। वह भावुक थी, आत्महत्या की कायरता कर सकती थी, पर प्रेम प्यार या व्यभिचार नहीं। मेरे मन में यह कसक थी कि उन दिनों में उसके साथ क्यों नहीं थी। होती तो हमेशा की तरह उसे डिप्रेशन से निकाल ले जाती। आखिर चंद दिनों में ही उसके साथ ऐसा क्या हो गया था कि उसने ऐसा कदम उठा लिया। परीक्षा की तैयारी के समय उसने यह तो बताया था कि चाचा जी ने जमीन जायदाद का बंटवारा कर लिया है। अब उसके घर खाने वाले अधिक हैं, कमाई का एक भी स्रोत नहीं। थोड़ी सी जमीन भर है और पुराने घर का आधा हिस्सा। तब मैंने उसे समझाया था कि किसी तरह पेपर दे लो, रिजल्ट के बाद किसी नौकरी की तलाश की जाएगी। आखिर पेपर देकर वो मेरे घर आई थी और खूब रोई थी कि उसके चाचा ने उससे छोटी अपनी बेटी का विवाह कर दिया है, जिससे गांव के लोग उसको संदेह की नज़र से देख रहे हैं कि बड़ी होकर भी वो कुंवारी क्यों है। एक जगह से विवाह का रिश्ता उसके लिए भी आया है, पर बिना दान दहेज के विवाह कैसे होगा। उसके पिताजी रात दिन उसे अभागी कह रहे हैं कि इसके विवाह के लिए खेत बेचना होगा और दूसरे बच्चे भूख से मरेंगे। वो नहीं चाहती कि उसके कारण उसके भाई बहन भूखे मरे, वह खुद मर जाना चाहती है। मैंने उसे समझाया, मूर्खतापूर्ण बातें ना सोचो, कुछ बोल्ड डिसीजन लो। अभी शादी जरूरी नहीं, आगे पढ़ने के बारे में सोचो, तुम होनहार विद्यार्थी हो। कस्बे में एक स्कूल खुला है, मैं उसमें पढ़ाने की सोच रही हूँ, तुम भी कोशिश करो। आगे की पढ़ाई का खर्च भी निकलेगा और आत्मनिर्भरता से आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। परिवार वालों का बोझ भी नहीं रहेगा। पर वो राजी नहीं हुई, कहने लगी, गांव में मेरे इतना पढ़ने का ही विरोध होता है, मुझसे छोटी लड़कियों का विवाह हो गया है। बाहर रहकर नौकरी करना तो बदनामी का कारण बन जाएगा। क्या तुम यह सोचती हो कि कस्बे में लड़के की स्थिति बेहतर है? रोज लड़ना पड़ता है मुझे जीने के लिए। हाई स्कूल के बाद से ही मुझे पढ़ने के लिए जंग लड़ना पड़ता है। तुम तो पढ़े लिखे परिवार से हो, उच्च जाति की हो, पर मैं पिछड़ी जाति की वो लड़की हूँ जिसके पूरे खानदान में कोई हाई स्कूल पास भी नहीं है। सोचो, ऐसे लोग पढ़ाई, वो भी लड़की की, कितना महत्व देते होंगे। 8वीं कक्षा के बाद ही लड़के की शादी कर देने का रिवाज है हमारे बनिया समाज में, नहीं तो थू थू छी छी शुरू हो जाती है। ऐसे में भी मैं एमए पीएचडी करना चाहती हूँ, नौकरी करना चाहती हूँ, लेखिका बनना चाहती हूँ। आसान है क्या ये सब? पर मैं लड़ूंगी, भाग्य को कोसकर चुप नहीं बैठ जाऊंगी। जिंदगी हमें जो दे रही है उसी में से अपना प्राप्त खींचना होगा हमें।
हम क्यों हार मान लें? हम कोई गलत काम तो कर नहीं रहे, पढ़ाई ही तो चाहते हैं। तुम्हें हौसला करना ही होगा खुशी, पर मैं तुम्हारी तरह साहसी नहीं हूँ। मेरा भाग्य। प्लीज़ खुशी, अब भाग्य का नाम न लेना। हमारी प्रसाद तिवारी के कुटज के ऊपर ही होना। किसी तरह वह पहाड़ की छाती को चीरकर अपनी जीवन शक्ति ले लेता है और हमेशा हरा भरा रहता है। हम इंसान होकर भी क्या किसी कुटज वृक्ष से भी गए गुजरे हैं? खुशी मान गई थी। उसने लड़कर आगे बढ़ने का वादा किया था, पर कुछ दिन गांव में रहकर वो फिर जाने किन उलझनों का शिकार हो गई। पिता के तानों, भाई की बेरोजगारी, छोटे भाई बहनों के भविष्य और माँ का दुख। आखिर किस बात ने उसे इतना तोड़ दिया कि उसने हार मान ली? कितनी अजीब बात थी कि उसके मरने के कुछ दिन बाद ही उसका बेरोजगार भाई अधिकारी हो गया। उसके परिवार का कायाकल्प हो गया। वे गांव छोड़कर बड़े शहर के बड़े बंगले में रहने लगे। रुतबा, पैसा, गाड़ी क्या नहीं है आज उनके पास, बस खुशी नहीं है। मुझसे मिलते ही भाई आंखें चुराने लगता है। पिता बाहर चले जाते हैं, जैसे उनकी संपदा और प्रतिष्ठा में खुशी की याद भी दाग है। बस खुशी की माँ रोने लगती है कि आज उनकी बेटी भी मेरी इतनी ही होती। पढ़ाई के दिनों में मुझे अक्सर खुशी के सपने आते। पीएचडी के दौरान वो भी फाइल लिए विश्वविद्यालय की सीढ़ियों पर दिखती और शिकायत करती, तुम पहले क्यों चली आई, मुझे साथ ले लेती। मैं खुश होकर चीखती कि आँख खुल जाती। आज उम्र के चौथे दशक में सोचती हूँ कि तुम होती तो कैसे दिखती खुशी। हम मिलकर अपने पुराने दिन याद करते, एक दूसरे का दुख सुख बांटते, पर तुम नहीं हो। तुम जिंदगी से लड़ न सकी। मुझे देखो, आज भी लड़ रही हूँ हर पल। तुम्हारा दुख मुझे आज भी सताता है। तुमने हाल क्यों मान ली खुशी? कुछ दिन और सब्र कर लेती तो कम से कम आज जिंदा तो होती। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।